सबसे पहले तो उन्हें एक जो रूटीन रूटीन बनाना चाहिए। डेली शेड्यूल। हाँ, ऑथेंटिक बुक से उन्हें तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। तो उनके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम फाइनेंशियली एक आता है, ठीक है। कई लोग इस फील्ड में ग्रामीण पृष्ठभूमि के या गरीब छात्र होते हैं, वो जो रहने एकोमोडेशन का, रहने खाने पीने का। तीसरा चीज़ ये है कि अच्छी किताबें पढ़ेंगे तो अच्छे उसमें विचार आएंगे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिशन मंजिल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के हमारे साथ है सतीश सर से जानेंगे उनकी स्ट्रैटेजी, कैसे उन्होंने टीआरई 2 में 3rd रैंक लाए। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। सर हमारे दर्शकों को अपना इंट्रो दे दीजिए। मेरा नाम सतीश कुमार सिंह है और मैं टीआरई 2 में 3rd रैंक था मेरा, और वर्तमान में विद्यालय अध्यापक के रूप में मैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय बाड़ी चौधराइन चक बाग पटना में पदस्थापित हूँ और वहाँ पे शिक्षण अध्यापन का कार्य कर रहा हूँ। सर अपने जर्नी को बताइए, बीपीएससी जर्नी को हमारे दर्शकों को। बीपीएससी की जर्नी का अनुभव जो है अच्छा भी रहा बुरा भी रहा, लेकिन ये था कि शुरू से थ्रू स्टडी मैंने किया, ठीक है। और उसके साथ एक बैकअप प्लान भी था मेरा कि अगर मान लीजिए कि कभी कभी आप ऐसा होता है कि रास्ते पे चलते हैं और गड्ढे आ जाते हैं, तो उन गड्ढों में गिरना नहीं है बल्कि उसके बगल से होके गुजर जाना है। तो कई बार मेंस देता था मैं, इंटरव्यू में भी मैं शामिल हुआ हूँ, लेकिन फाइनली मेरा मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अब ये था कि मैंने बीएड कर रखा था गवर्नमेंट कॉलेज से और उसमें बहुत अच्छा मार्क्स था मेरा, तो ऑलमोस्ट काउंसलिंग में लगभग सारे कॉलेज में हो गया था गवर्नमेंट कॉलेज में। तो मैंने सीटी गया से किया वहाँ से बीएड, और बीएड करने के बाद सीटेट में भी अच्छा मार्क्स था, तो ये हुआ। इस दरमियान बीपीएससी टीआरई 1 का एग्ज़ाम हुआ और उस एग्ज़ाम में जो बीएड की पारदर्शिता, बीएड की जो अधिमान्यता थी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आलोक में, वो हटा दी गई थी 1 to 5 में। और फिर उसके बाद टीआरई 2 आया, तो टीआरई 2 में मतलब मैं एग्ज़ाम में अपीयर हुआ और उसके बाद उसका रिज़ल्ट आया। रिज़ल्ट आने के बाद बहुत ही अच्छा लगा, ठीक है, क्योंकि लंबे समय से जो चीज़ें अपेक्षित थी उसे वो टैकल नहीं हो रही थी, ठीक है। तो टीआरई 2 में ने उस चीज़ को पूरा किया और जिसके चलते आज मैं विद्यालय अध्यापक हूँ। तो सर जैसे आप बताया कि जिस रास्ते पे चलते वो गड्ढा से बचते थे, तो जो बीपीएससी का भी तैयारी कर रहे हैं तो उन गड्ढा पे ना गिरे, उन पे क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? देखिए, उनकी सबसे पहले स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि एक बैकअप प्लान भी रहना होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कई बार ये सब जानते हैं कि लाखों एस्पिरेंट्स इसमें अपीयर होते हैं और कुछ ही अंतिम जो चयन होता है वो कुछ ही लोगों का हो पाता है, तो इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता। तो अपनी तैयारी तो वो जारी रखें ही, फोकस्ड, ठीक है, और उसके साथ एक बैकअप प्लान भी होना चाहिए कि अगर इसमें नहीं होता है तो फिर क्या होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो लोग उसी की तैयारी करते हैं और उसमें वो लगे होते हैं, कृत संकल्पित होते हैं, लेकिन फाइनली जब निराशा लगती है तो वो निराशा के घोर अंधकार में, दलदल में फंस जाते हैं। तो ऐसे में अगर बैकअप प्लान रहेगा साइड से कि ये नहीं होने पे दूसरा क्या किया जा सकता है, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करना चाहिए, तो उनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहला स्ट्रेटजी तो ये होना चाहिए कि बीपीएससी का जो सिलेबस है, सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए उन्हें। इसके अलावा पिछले वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो होना चाहिए। मॉडल प्रैक्टिस सेट होना चाहिए और उसके बाद ऑथेंटिक बुक्स से उन्हें तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। और उसमें ये क्या है कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, चाहे वो पीटी का हो या मेंस का हो, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि स्वयं मूल्यांकन करने का मौका मिलता है कि हम कितने पानी में हैं, ठीक है।
तो उससे स्व मूल्यांकन करते करते कहाँ पे कमी रह गई, ठीक है, कहाँ पे समझिए कि वो और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो वो चीज़ें समझ में आती है। सर एक एस्पिरेंट को बीपीएससी की तैयारी करते वक्त क्या क्या चीज़ के चैलेंजेस आते हैं? कई चीज़ें आती हैं, जैसे कई बच्चे या बच्चियां हैं, कई एस्पिरेंट्स हैं, तो उनके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम फाइनेंशियली एक आता है, ठीक है। कई लोग इस फील्ड में ग्रामीण पृष्ठभूमि के या गरीब छात्र होते हैं, वो जुड़ते हैं, जिनके पास इतना संसाधन रिसोर्स नहीं होता है, एलोकेशन नहीं होता है कि वो कोचिंग के भारी भरकम फी को बेयर कर सकें, या फिर उनके गार्जियन की माली स्थिति ऐसी नहीं होती है कि वो पटना में रह के और बच्चों को मतलब पढ़ाएं, प्रति करें, ठीक है। तो एक तो फाइनेंशियली अति हो गया, दूसरा जो है रहने एकोमोडेशन का, रहने खाने पीने का, तीसरा चीज़ ये है कि कोचिंग के फ़ी का, ठीक है। फिर इसके अलावा जो एस्पिरेंट है वो उसके प्रति कितना डेडिकेटेड है और कितना यकीन है। जैसे डे वन से जो एफर्ट दिखाते हैं वो, ठीक है, वो धीरे धीरे जाके वो सिस्टमेटिकली चरणबद्ध तरीके से वो कम होते जाता है। तो जो आपके द्वारा शुरू से ये तय किया जाता है, ठीक है, तो उसको लास्ट तक बनाए रखना होता है, क्योंकि बीपीएससी की जो परीक्षा है वो 3 चरणों में होती है, ठीक है। पहला प्रीलिम्स, दूसरा मेंस और तीसरा इंटरव्यू। तो इतना दिनों तक जो है आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसका पेशेंस बनाए रखना होता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर आपके सिलेक्शन में टेस्ट सीरीज का कितना इम्पोर्टेंट था? देखिए मेरे सिलेक्शन में टेस्ट सीरीज तो मैंने दिया नहीं था, लेकिन चूंकि यहाँ पे जो नोट्स वगैरह तैयार होता था तो मैं वो तैयार करता था, उसकी प्रूफ रीडिंग करता था, या क्वेश्चन वगैरह जो है वो बीच बीच में से चैथी में से दे के, ठीक है, क्वेश्चन तैयार होता था। उसके बाद क्वेश्चन तैयार होने के बाद जो है उसका आंसर की थी, और पहले से पढ़ा हुआ था, क्योंकि पढ़ाई थ्रू आउट मैं पढ़ता ही था। तो इन सब चीज़ों से क्या है कि आप एक रिदम बना होता है, ठीक है। तो जब रिदम थ्रू आपने कछुआ और खरगोश की जो कहानियाँ सुनी होगी, ठीक है, कि कछुआ जो है वो एकदम लगातार कंटिन्यूअसली वो दौड़ता रहा, खरगोश शुरू में स्टडी था, बाद में वो आराम करने लगा, जिसके चलते वो रेस हार गया। तो इसलिए आपको लगातार जो है कि प्रयास करना पड़ता है, ठीक है। जैसे अगर आप किसी पत्थर पे प्रहार करते हैं तो 99 प्रहार करने के बाद क्या होता है कि तब तक वो नहीं टूटता है, लेकिन 100वें प्रहार में वो टूट जाता है। इसका मतलब ये नहीं रहा कि 100वां प्रहार जो है उस पत्थर को तोड़ने में वो कामयाब हुआ। इसमें 99 जो प्रहार किए गए, ठीक है, जिसके चलते उस पत्थर की जो संरचना थी वो कमजोर हो गई, जिसके चलते 100वें प्रहार में वो टूट गया। तो इसलिए ये एफर्ट आपको शुरू से लगाना होता है, ठीक है। सफलता का कोई शॉर्टकट या रॉकेट साइंस नहीं होता। सफलता जो है आपके डिवोशन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और होल थिंग इज राइट डिसिप्लिन से आती है, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है। किसी भी तैयारी के पहले पूरी तरह से माइंड मेकअप करना होता है, लॉजिस्टिक सपोर्ट होनी चाहिए, ठीक है, तब जाके जो है आप किसी चीज़ को आप क्रैक करते हैं। सर एक एस्पिरेंट को क्या हैबिट होनी चाहिए, क्या डिसिप्लिन मेंटेन करनी चाहिए? सबसे पहले तो स्टूडेंट को ये पता होनी चाहिए कि आयोग हमसे क्या अपेक्षा रखता है, ठीक है, उस हिसाब से उसको तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, उसका वो मूल्यांकन करे, ठीक है। मूल्यांकन करने के बाद जो है उसका वो नोट्स बनाए, नोट्स भी ऑथेंटिक किताबों से, ठीक है, ऑथेंटिक किताबों से हो, और ज़्यादा से ज़्यादा वो पेन एंड पेपर के साथ काम करे, क्योंकि पेन एंड पेपर की जो चीज़ें हैं ना वो हमेशा रहती हैं। आप ऑनलाइन जो मीडियम से, हालांकि ऑनलाइन मीडियम भी बुरा नहीं है, लेकिन ऑफलाइन जो है वो ऑल टाइम ग्रेट है,
ठीक है, ऑफलाइन का कोई जोड़ नहीं है, पेन एंड पेपर का कोई जोड़ नहीं है। ठीक है, ऐसे कहते हैं ना कि माँ बाप की बातें और किताबें कभी धोखा नहीं देती। सही बात। तो वही है, तो अच्छी किताबें पढ़ेंगे तो अच्छे उसमें विचार आएंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से उसको आप नर्श कर पाएंगे। ठीक है, आपका टैलेंट जो है उससे बढ़ेगा, आपकी जो लेखन की जो क्षमता है वो बढ़ेगी, और थिंक करने की, सोचने की, समझने की। ठीक है, जिस प्रश्न को आप पढ़ते हैं तो पढ़ने से ज़्यादा लिखिए और लिखने से ज़्यादा थिंक कीजिए कि ऐसा क्यों हुआ होगा। जितना भी वॉरिंग वर्ड्स है ना, वाई, हुज, विच, वेयर, वाट, ठीक है, तो इन सभी क्वेरीज को आप जानेंगे नहीं तब तक जो है ये थी हो नहीं सकता है। और कमीशन तो इंटरडिसिप्लिनरी होना चाहिए, अंतर विषय, जैसे हर एक विषय एक दूसरे विषय के साथ अंतर संबंधित है। ठीक है, तो उसका जो है जब तक आपका मतलब अंतर विषय पकड़ नहीं होगी सब्जेक्ट्स पे, तब तक उसको आप अच्छे से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट पे अलग अलग टाइम देना, ये जो है परीक्षा के नज़रिए से बहुत मनेती है नहीं। तो सर एक एस्पिरेंट को क्या बेस्ट वे रहेगा पढ़ने के लिए, यूट्यूब या कोचिंग या सेल्फ स्टडी? देखिए, रिजल्ट जो होता है वो होता है स्वयं से। ठीक है, और कहीं पे भी यूट्यूब हो चाहे कोचिंग कोई भी हो, वो आपको घोल के पिला नहीं सकता है। ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, मंजिल भी तेरा, रास्ता भी तेरा, फासले भी तुम्ही को तय करने पड़ेंगे, तुम्हारी जंग कोई दूसरा नहीं लड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए जो है वो ज्यादा आती है सेल्फ स्टडी का। सेल्फ स्टडी आप कितना करते हैं उस पर ये डिपेंड करता है कैसे करते हैं। जैसे कोचिंग संस्थान की भूमिका ये है कि आपको मान लीजिए कुआं खोदना है, ठीक है, और उस कुएं से पानी या तेल कुछ निकालना है, तो कोचिंग संस्थान ये बताता है कि कुआं जो है क्षैतिज रूप से खोदेंगे या कि लंबवत खोदेंगे। ठीक है, कि उसमें से पानी या तेल निकलेगा। तो ये कोचिंग संस्थान ये गाइडलाइन देता है, ठीक है ना, कि किस तरह से जो है आप पोर्शन को, सिलेबस को, चैप्टर को, लेसन्स को आप पढ़ सकते हैं, कौन कौन चीजें शामिल हैं। तो ये चीजें आपको बताता है, लेकिन अब उसको पढ़ना जो है आपके ऊपर रहती है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी भी कोचिंग का जो सिलेबस इतना वास्ट और बड़ा होता है कि वो पूरा नहीं होता है, कुछ ना कुछ उसके सेगमेंट छूट ही जाते हैं। तो ये आप पे डिपेंड होता है कि आपने होल कितना पढ़ा है, ठीक है, और कितना ग्रैस्प किया है, उस पर ये डिपेंड करती है आपकी सफलता। ठीक है, सबसे पहले तो उन्हें एक जो रूटीन बनाना चाहिए, डेली शेड्यूल। हाँ, अब उस रूटीन के हिसाब से जो उसके मांग है, जो चेक बॉक्स है, उसको टिक करना होता है। ठीक है, और कितना घंटा ये है, आप अगर मान लीजिए 2 घंटा या 3 घंटा ही पढ़ते हैं, तो 3 घंटा पढ़ने का मतलब ये है कि जो है पिन ड्रॉप साइलेंस, अगर आप पढ़ रहे हो तो उसी में मग्न हो जाए। ठीक है, इस तरह का कंसंट्रेशन होना चाहिए, एकाग्रचित होकर पढ़ना होगा। मतलब 6 घंटा पढ़े कुछ समझ में आया ना, 6 घंटा नहीं, मतलब 3 घंटा ही पढ़े, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। ये क्या है? हाँ। दोस्तों अभी वीडियो खत्म हुई नहीं है, अभी आने वाली है 2 एपिसोड और। ये तो फर्स्ट एपिसोड थी, 2 एपिसोड जो होने वाली बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। तो इस वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो आने वाली 2 एपिसोड है बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगी, तो आप वो दोनों एपिसोड देखना नहीं भूलिएगा। वो भाई आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास वीडियो होने वाली है।